आज से ठीक 19 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया और इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। और ये दुनिया की शायद सदर को दी जाने वाली वाहिद फांसी थी जिसको वीडियो भी रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर शेयर कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी बिना पर अरब दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल सदर को फांसी देनी पड़ी, जबकि इसके खिलाफ कोई खातिर ख्वाह सबूत भी मैसर नहीं थे। क्या सद्दाम हुसैन वाकई ही इतना बुरा लीडर था या फिर वजूहात कुछ और थीं? वो किन लोगों के लिए ख़तरा था और किन ममालिक को उससे कब्ज़े का खौफ था? इराक के लोग जो उनके जान के दुश्मन थे, आज वही लोग सद्दाम हुसैन को क्यों याद कर रहे हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं रियलिटी टाइम। Saddam Hussein is over. US military show off the proof on. إذا عاد اليوم أروح يم التلفان يعني सद्दाम हुसैन 1937 को बगदाद के एक गांव औजा में पैदा हुए। बचपन बहुत बुरा गुजरा। पैदा होने से पहले बाप मर गया और मां ने दूसरी शादी कर ली। अपने सुतेले बाप के जुल्म से तंग आकर सद्दाम हुसैन अपने मामू के घर चले गए, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे। 1957 में सद्दाम हुसैन ने बास पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि उसके मामू सपोर्ट कर रहे थे, और ये पार्टी उस वक़्त के बादशाह को तख्ते से हटाना चाहती थी, जिसने इराक पर कई साल तक पंजा जमाए रखा। 1958 में कुछ सोल्जर्स ने इराक के किंग को कत्ल कर दिया, जिसके बाद ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम इराक के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ताहम बाज़ पार्टी की मुसलसल मुखालफत और हस्ब इख्तलाफ की जमातों की वजह से इनकी हुकूमत ज़्यादा अरसे तक इराक की सूरत हाल को संभाल ना पाई। 1963 में जब कासिम गवर्नमेंट का खात्मा हुआ तो सद्दाम हुसैन ने बाज़ पार्टी की हमायत जारी रखी और इस दौरान इनको जेल भी हुई। बिल आखिर 1968 में बास पार्टी के सदर अहमद हसन अल बकर इराक के नए सदर बन गए और सद्दाम हुसैन हसन अल बकर को सपोर्ट करते रहे। और फिर 1979 को अहमद हसन अल बकर ने अपनी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और कमान सद्दाम हुसैन के हवाले कर दी, और फिर सद्दाम हुसैन इराक के सदर बन गए। अपने दौरे हुकूमत में सद्दाम हुसैन ने अरब की बेहतरीन फोर्स की तश्कील शुरू कर दी और देखते देखते अरब दुनिया में इसकी दहशत बढ़ने लगी। ये खौफ और दहशत न सिर्फ अरब ममालिक के लिए बढ़ता जा रहा था, बल्कि इसको इस मकाम तक लाने में मदद फराहम करने वाले अमेरिका और इसके हामियों के लिए भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सद्दाम हुसैन एक ताकतवर मुस्लिम लीडर की हैसियत से दुनिया पर उभर जाए। इराक के सदर सद्दाम हुसैन दिन ब दिन ताकतवर होते चले गए, लेकिन फिर इनके खिलाफ एक साजिश खेली गई, या फिर यूं कहना दुरुस्त होगा कि ताकत के नशे में सद्दाम हुसैन भी गलती कर बैठे। जब इराक के पड़ोसी मुल्क कुवैत ने सद्दाम हुसैन से सरहद के इशू के लिए बात करना चाही तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया और फिर इस पर कुवैत को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है एक खौफनाक जंग की, जिसमें सद्दाम हुसैन एक तरफ तो सारी अरब कम्युनिटी एक तरफ थी। और बिल आखिर इराक ने 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन की क़यादत में कुवैत पर हमला कर दिया। इससे अरब मुल्कों को लगा कि अगर इराक को ना रोका गया तो सद्दाम हुसैन ये जंग लेते लेते कहीं हमारे तक भी ना पहुंच जाए, क्योंकि सद्दाम हुसैन का खौफ पूरे अरब पर पहले से मुहित तो था, लेकिन इस जंग ने इसको मज़ीद बढ़ा दिया था। इसीलिए अमेरिका से मदद तलब करते हुए इस जंग का खात्मा तो हो गया, लेकिन अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि इराक और दूसरे अरब मुल्कों को आपस में लड़वा के दुश्मन क्या मकसद हासिल करना चाहता है। इराक पर इक्तिसादी पाबंदियाँ लगना शुरू हो गईं और करते करते इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होना शुरू हो गया और मुल्क आहिस्ता आहिस्ता कहत की तरफ जाना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी इराक के पास एक नायाब चीज़ थी जिस पर अमेरिका की नज़रें लगी हुई थीं, और वो था इराक के तेल के कुएँ, जिसको सद्दाम हुसैन ऑलरेडी नेशनलाइज कर चुका था। सद्दाम हुसैन और इराक दोनों ही अकेले होते गए और फिर बारी आई अंदर की बगावत की, जब कुर्दियों ने जो सद्दाम हुसैन के पहले ही खिलाफ थे ये बगावत दुश्मन की मदद से तेज़ कर दी। इस दौरान सद्दाम हुसैन ने अपनी कौम को एतमाद में लेना चाहा
لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر 9/11 کے حملے کے بعد امریکہ نے عراق پر حملے کی پلاننگ شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدام حسین عراق اور عراق کے لوگوں کے لیے ایک خطرہ ہیں۔ انہوں نے بہت سے مہلک ہتھیار جو ماس ڈسٹرکشن ہیں اپنے پاس چھپا کے رکھے ہیں۔ I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction. عراق پر حملے کے لیے سوائے کچھ ملکوں کے پوری دنیا بلکہ امریکہ کے لوگ خود بھی اس حملے کی مخالفت کرتے نظر آئے، بلکہ یونائٹڈ نیشن نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن امریکہ نے جو کرنا تھا وہ کیا، کیونکہ تیل پر قبضے کے لیے اور صدام حسین کی طاقت کو کچلنے کے لیے اس کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا 19 مارچ کو ایئر اور 20 مارچ کو گراؤنڈ آپریشن کر کے عراق پر حملہ کر دیا گیا۔ صدام حسین کو گرفتار کر کے اس کا ٹرائل شروع کیا گیا اور اس کا ٹرائل کئی سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے بعد وہاں کے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے گئے۔ عراق کو ایک مضبوط ملک بنانے میں صدام حسین کا بہت ہاتھ تھا، تو ظاہر ہے جب یہ ہاتھ اٹھ چکا تھا تو تیتر بٹیر جیسے حالات پیدا ہو گئے اور ملک آہستہ آہستہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ گیا۔ اب امریکہ کے مقاصد اس ملک میں تقریباً پورے ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اپنی فوجیں واپس بلانا شروع کر دیں اور عراق کو اس کے حال پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی عراق سنبھل نہیں پایا، اور جن لوگوں نے صدام حسین کی مخالفت اور دشمنی کی تھی وہی عراقی باشندے آج یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ آج ہمیں ایک صدام کی مخالفت کرنے کے بعد کئی صدام دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ بہرحال صدام حسین عراق کے لیے اچھا ثابت ہوا یا برا، لیکن ایک بات حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان چند مسلم لیڈر میں سے ایک تھا جس نے دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ ایسا لیڈر جہاں کہیں بھی ہو اور جس ملک کا ہو اس کو سراہا جانا تو بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔